सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टैच्यू का मतलब क्या होता है। स्टैच्यू मतलब होता है कोई भी तरीके का एक्ट या कोई भी तरीके का लॉ, लाइक कंपनीज एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, किसी भी तरीके का एक्ट जो है, जो लॉ बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैच्यू। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू की। जब भी कोई भी कोर्ट में केसेस होते हैं, लाइक सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो क्या होता है कि जज को जो एक्ट बने हैं, जो हमारे लॉ में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एक्ट बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें जजमेंट देनी होती है। मतलब आपने सुना होगा बहुत बार कि सेक्शन दिस एंड सेक्शन दैट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस हमने ये जजमेंट दी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दैट। तो वो सारे सेक्शंस बने हुए हैं ऑलरेडी एक्ट के, उसी के अकॉर्डिंग सारे जजेस को जजमेंट देनी होती है। अब ये सारे जो एक्ट बने होते हैं उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारे सब क्लॉजेज होते हैं। अब ये चैप्टर की ज़रूरत कब पड़ती है, मतलब इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत कब बनती है। अगर सपोज करो कि एक्ट है या पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो क्लियरली लिखा हुआ है, अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, तो फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के रूल्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर अगर कोई लैंग्वेज है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हो, या कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक सेक्शन में कुछ और लिखा हुआ है, दूसरे सेक्शन में कुछ और लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें क्लैश हो रही है अगर, तो तब बारी आती है, तब ज़रूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू की। मतलब नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब एक्ट में जो चीज़ लिखी गई है वो अनक्लियर है या एम्बिजियस है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज़ की। अब बात करते हैं रूल्स के बारे में। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज़ के क्या रूल्स हैं, तो देर आर टू काइंड ऑफ रूल्स, वन इज़ प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंड इज़ अदर रूल्स। प्राइमरी रूल्स में 5 कैटेगरी है। एक है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, एक है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, एक है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक है हिडन्स रूल, एंड लास्टली देयर इज एन एडजस्टम जनरस। अब ये सारे रूल्स किससे रिलेटेड है, ये सारे रूल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, वही चीज़ एक्ट में जो लिखा हुआ है, अगर वो चीज़ें कोर्ट को या जज को समझ में नहीं आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो चाहे तो ये सारे रूल्स को फॉलो करके जजमेंट दे सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इसके अकॉर्डिंग एक्ट में जो भी चीज़ें लिखी गई है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है किसी वर्ड से रिलेटेड, तो आपको उस वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग या ग्रामेटिकल मीनिंग या नेचुरल मीनिंग अप्लाई करके ही उसे इंटरप्रेट करना है। मतलब अगर जज कोई डिसीजन दे रहा है, कुछ एक्ट में कोई पर्टिकुलर चीज़ें लिखी हुई है, कोई पर्टिकुलर वर्ड है, तो उसका मीनिंग कैसे समझना है, तो उसका मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, या जो नेचुरल मीनिंग जो उसका है, वही समझ के उसे अप्लाई करके जजमेंट देनी है। यानी उसे कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है या कोई भी चीज़ ओमिट नहीं करनी है, कुछ भी अपना ऐड नहीं करना है। जो भी एक्ट बने हुए हैं पार्लियामेंट में, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, बहुत सारी चीज़ों के बाद वो एक्ट पास होते हैं, तो वो सारे एक्ट सही ही होते हैं, अनलेस अगर उसमें कुछ गलत है, अगर अनलेस उसमें कुछ गलत चीज़ें हैं, तो वो चाहे तो फिर वो उसे ओमिट कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाना है। मतलब इसका एक्ट के अकॉर्डिंग ही जाना है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी वर्ड में अगर कन्फ्यूजन है, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका जो नेचुरल मीनिंग निकलता है, जो डिक्शनरी मीनिंग निकलता है, जो ग्रामेटिकल मीनिंग निकलता है, वही मीनिंग अप्लाई करना है। कुछ भी चीज़ ऐड या डिडक्ट करनी नहीं है। एक्ट में जो चीज़ जैसे दी है उसे वैसे ही फॉलो करना है। दैट इज़ द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, दैट इज़ हिडन्स रूल और रूल ऑफ मिस्चीफ रूल भी इसे बोलते हैं। अब ये जो है वो हिडन्स केस, एक इंग्लिश कोर्ट में एक केस चला था, दैट इज़ कॉल्ड हिडन्स केस, उसके बेसिस पे ये रूल बना हुआ है। अब फर्स्ट रूल में हमने ये समझा
कि अगर कुछ वर्ड्स में कन्फ्यूजन है, आपको मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो आपको उसका ग्रामेटिकल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग उसी तरीके से लेके आपको उसे इंटरप्रेट करना है। बट अगर हम डिक्शनरी मीनिंग भी लेने जाए तो अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है, हो सकता है उसके 2-3 मतलब निकलते हो सकता है वो पर्टिकुलर वर्ड के 3-4 मीनिंग निकलते हो, तो तब क्या करना है, तब कैसे अप्लाई करना है रूल। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हम बात करें कि वी आर एड्रेसिंग समवन लाइक दैट, एड्रेस वर्ड है एड्रेस। अब एड्रेस का मतलब ये भी होता है कि हम किसी को बुला रहे हैं, वी आर स्पीकिंग टू समवन। एंड दूसरा एड्रेस का मतलब ये भी होता है कोई पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके 3-4 मीनिंग निकलते हैं। तो तब डिसीजन कैसे देना है, तब जज को कैसे मतलब वो इंटरप्रेट करना है उसे, तो तब उसे हेडन्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हेडन्स रूल के 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये, जो कॉमन लॉ था यानी एक्ट बनने के पहले क्या लॉ था, वो लॉ में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एक्ट बना, उसमें उस चीज़ के लिए क्या प्रोवाइड किया, कैसे प्रोवाइड किया, और फोर्थ थिंग उसकी रेमेडी क्या थी। मतलब उसमें उसे समझ के, वो चीज़ों को समझ के, ये एक्ट के पहले का जो लॉ था उसे अगर आप समझ लोगे तो आप इसे इंटरप्रेट कर पाओगे, यानी ये किससे रिलेटेड बोलना चाहता है, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 फर्स्ट रूल जो था वो लिटरल कंस्ट्रक्शन था। अकॉर्डिंग टू लिटरल कंस्ट्रक्शन आपको किसी भी चीज़ का मीनिंग अगर चाहिए तो आपको उसका डिक्शनरी मीनिंग, नेचुरल मीनिंग या ग्रामेटिकल मीनिंग ही कंसिडर करना है। सेकेंड थिंग, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड है जिसके 2, 4, 5, 6 मीनिंग निकलते हैं तो आपको कौन सा मीनिंग अप्लाई करना है, तो जो एक्ट बना था उसके पहले का जो लॉ था आपको उसे कंसिडर करना है। उसमें क्या डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट के लिए क्या रेमेडी बनाई गई थी, और क्यों वो उसे चेंज करके ये एक्ट बना था। अगर आप वो सारी चीज़ें समझ लेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन करने में आसानी होगी। तो दैट इज़ द रूल ऑफ हेडन्स। हेडन्स मतलब मिसचीफ, मतलब पहले क्या गलती थी, पहले के लॉ में क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये एक्ट बना। तो इसके बेसिस पे कोर्ट के लिए, जज के लिए जजमेंट देना इजी हो जाएगा। दैट इज़ द रूल ऑफ हेडन्स। नेक्स्ट जो रूल है दैट इज़ रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब फर्स्ट रूल था लिटरल कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको ग्रामेटिकल मीनिंग कंसिडर करना है। सेकंड था हेडन्स रूल कि अगर एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं तो आपको पहले का लॉ कंसिडर करना चाहिए। थर्ड है, रूल का नाम जैसे सजेस्ट करता है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग कंसिडर करते हो, एक्ट में या सेक्शंस में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप उसका डिक्शनरी मीनिंग ही कंसिडर कर रहे हो, पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो कुछ और बोल रहा है और उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो कुछ और बता रहा है, मतलब आप उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो जो लॉ बना है वो उससे रिलेटेड नहीं लग रहा है। अगर कोर्ट को उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, कोर्ट को उसमें कुछ डिफेक्ट को यहाँ पे बोला जाता है मिसचीफ। अगर कोर्ट को कुछ डिफेक्ट लग रहा है तो वो चाहे तो उस चीज़ से हट के, उसके डिक्शनरी मीनिंग से हट के, जो लेजिस्लेचर का या जो स्टैचू का, एक्ट का जो ऑब्जेक्ट, जो जिसने बनाने वाले ने जिस इंटेंशन से उसे बनाया है उसके बेसिस में चाहे तो उस हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। इसका मतलब ये है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमें डिक्शनरी मीनिंग कंसिडर नहीं करना है, जो मीनिंग हमें रीजनेबल लगता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। बट जजेस ऐसे किसी में भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जो रूल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ही जाके उसे इंटरप्रेट करना है। कोई भी चीज़ आउट ऑफ द लॉ जाके इंटरप्रेट नहीं कर सकती। सो वंस अगेन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि अगर ऐसा लग रहा है कि डिक्शनरी मीनिंग से अगर हम जाएंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हो सकता है, तो हमें डिक्शनरी मीनिंग से हट के जो मीनिंग हमें सही लगता है अप्लाई करने के लिए, लॉ में अप्लाई करने के लिए, उस हिसाब से हम चाहे तो हम वो वर्ड को इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज़ द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन।
अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसमें क्या बोला जाता है कि जब भी एक पर्टिकुलर एक्ट है उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो जब भी आप एक पर्टिकुलर सेक्शन या प्रोविज़न को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आपको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना है कि आपने उस सेक्शन को तो इंटरप्रेट कर दिया लेकिन वो दूसरे सेक्शन के कंप्लीट ऑपोजिट जा रहा है। मतलब आप एक सेक्शन में कुछ और बोल रहे हो, दूसरे सेक्शन में कुछ और बोल रहे हो, तो दोनों बातें तो क्लैश हो रही है तो एक ही एक्ट का पार्ट। तो अगर जब भी कोई भी जजमेंट देता है तो उसे ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना है कि एक सेक्शन में कुछ और हो रहा है, दूसरे सेक्शन में कुछ और बातें हो रही है और वो कम्प्लीटली क्लैश। मतलब सेक्शंस और जो प्रोविजंस जो दिए हुए हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों के बीच में क्लैश हो ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। उन सबको हार्मोनाइज करके कि एक सेक्शन की बात भी सही लगे और दूसरे सेक्शन की भी बात सही लगे, दोनों को हार्मोनाइज करके जजमेंट देनी है। इस रूल का मतलब, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या कि आपको एक सेक्शन को इंटरप्रेट करते वक्त ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना है कि आप दूसरे सेक्शन को ऑल टुगेदर कम्प्लीटली रॉन्ग बता रहे हो। आपको उसे हार्मोनाइज करके प्रॉपरली, ताकि दोनों सेक्शन सही लगे, उस तरीके से आपको उसे इंटरप्रेट करना है। दिस इज़ द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, दैट इज़ रूल ऑफ एडजस्टेम जनरस। इसका मतलब होता है सेम कैटेगरी का, सेम स्पीसीज का या सेम काइंड का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्ट में एक चीज़ें बना के रखी है, एक लिस्ट बना के रखी है, एक क्लास बना के रखी है कि इस कैटेगरी में तो यही चीज़ें आनी चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज़ें आनी नहीं चाहिए, तो जब भी वो केस आता है तो कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करते वक्त ध्यान देना है कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स वो स्पेसिफिक लिस्ट में बताए गए हैं उसे वही चीज़ें इंक्लूड करनी है और कोई चीज़ें इंक्लूड वो कर सकते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें हाउसेस, ऑफिसेज और रूम्स आते हैं, एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाई गई है, तो जब आप इंटरप्रेट कर रहे हो वो पर्टिकुलर वर्ड को, तो लिस्ट में जितने पार्ट है आपको वही पार्ट को कंसिडर करना है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें आपको कंसिडर करना नहीं है। मतलब अगर कोई भी स्पेसिफिक लिस्ट है तो जो लिस्ट में अगर कैटेगरी में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो आप उस कैटेगरी में डाल सकते नहीं है। दैट इज़ द रूल ऑफ एडजस्टेम जनरस। अभी हमने बात की प्राइमरी रूल्स के बारे में, अब समझेंगे अदर रूल्स के बारे में। अदर रूल्स में बहुत सारे रूल्स इंक्लूडेड हैं, बट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है उसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दैट रूल इज़ नॉसिटर ए सॉसेस। अकॉर्डिंग टू दिस रूल बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मतलब एक ही निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपार्टमेंट बोल लो, कॉम्प्लेक्स बोल लो, तो दैट इज़ अ वन एंड द सेम थिंग। तो अगर ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका मतलब एक निकलता है तो जज चाहे तो उसे एक जैसे मर्ज कर सकता है, मतलब एसोसिएटिंग वर्ड्स को मर्ज कर सकता है। तो अगर सब वर्ड्स का मतलब सेम ही निकलता है, सेम मीनिंग है, तो उन्हें अगर एसोसिएट करना चाहे तो एसोसिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी है जहाँ पे ये वर्ड्स को एसोसिएट नहीं करने चाहिए, मर्ज नहीं करने चाहिए, नॉसिटर ए सॉसेस का रूल अप्लाई नहीं होगा। वो सर्कमस्टेंसेस कौन सी है? नंबर फर्स्ट, अगर उसमें एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है कि इसका मतलब और इसका मतलब, दोनों का मतलब अलग अलग तरीके से आपको कंसिडर करना है, उन्हें दोनों को मर्ज नहीं करना है, एक्सक्लूड कर दिया है, तो आपको उसे मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे मर्ज नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर मर्ज करने से कुछ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे मर्ज कर दूंगा तो हो सकता है मे बी कि किसी के साथ इनजस्टिस हो, तो उस केस में भी आपको मर्ज नहीं करना है, तभी ये रूल अप्लाई होगा नहीं। नेक्स्ट इज, अगर सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, मतलब पहले सर्कमस्टांसेस अलग थे, अब सर्कमस्टांसेस अलग है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है, तभी भी आपको वर्ड्स को मर्ज नहीं करना है। अगर डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ किया है, पहला वाला जो है वो कुछ और मीनिंग, कुछ और बताना चाहता है और दूसरे वर्ड में कुछ और बताना चाह रहा है, देन ऑल्सो यू विल नॉट मर्ज द वर्ड्स। एंड अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में यूज़ किया हुआ है, उसमें कुछ और इंटरप्रिटेशन निकल रहा है और कंपनी वर्ड सेम
काइंड ऑफ वर्ड अगर किसी और सेक्शन में यूज़ हुआ है और वहाँ पे भी कुछ और बोलना चाह रहा है तो देन ऑल्सो आपको मर्ज नहीं करना है। मतलब इन सब सर्कमस्टांसेस में नॉसिटर ए सॉसेस का रूल अप्लाई होगा नहीं। तो नॉसिटर ए सॉसेस का रूल का मतलब ये है कि अगर अकम्पनीड वर्ड है, एसोसिएटिंग वर्ड्स है जिनका मतलब सेम निकलता है, तो आप चाहें तो उन्हें एसोसिएट कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो दैट इज़ द रूल ऑफ नॉसिटर ए सॉसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस में ये बात बताई गई है, सेम थिंग जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी। अगर लॉ कम्प्लीटली क्लियर है, अगर स्टैच्यू में जो भी चीज़ें लिखी है वो कम्प्लीटली क्लियर है, तो आपको इंटरप्रिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रिजम्पशंस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर लॉ में कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूअस है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तभी इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी रूल्स अप्लाई होंगे, अदरवाइज़ वो रूल्स अप्लाई होंगे नहीं। अब प्रिजम्पशंस क्या है कि जब भी आप इंटरप्रिटेशन करते हो तब आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे फर्स्ट थिंग, जो एक्ट में जो भी लिखा हुआ है वो बहुत सोच समझ के एक्ट बनता है, यानी रफली या लूजली नहीं बनता है। जो भी एक्ट बनता है वो बहुत प्रॉपर वे में बनता है। तो आप हर किसी का गलत मतलब निकालते, अगर आप गलत मतलब निकाल रहे हो, हर किसी का उल्टा मतलब निकाल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट राइट। मतलब आपको वही रिलेटेड वर्ड ही आपको उसी तरीके से इंटरप्रेट करना है। आपको एकदम कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लू जाके वो चीज़ों को इंटरप्रेट करना नहीं है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि जो भी एक्ट बने हैं वो लूजली या रफली नहीं बने हैं, वो बहुत कॉन्क्रीट डिसीजंस लेने के बाद वो एक्ट बने हैं। नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट प्रिजम्पशन जो है कि राइट्स, जो भी राइट्स लोगों को दिए गए हैं वो सारे बहुत सोच समझ के दिए गए हैं। तो आप ऐसी जजमेंट नहीं कर सकते जिसकी वजह से किसी का राइट आप छीन लो। तो राइट्स जो हैं, जो एक्ट के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग जो भी राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं, वो सारे राइट्स को आप छीन नहीं सकते। वो राइट्स वैसे ही रहेंगे जैसे उसमें दिया गया है। नेक्स्ट थिंग इज़ मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई ऑफेंस करता है या कुछ गलत काम करता है, वो अपने बचाव में करता है, तो दैट इज़ नॉट अ क्राइम। अगर वो खुद को नहीं बचाता, तो मतलब अगर वो एक्शन नहीं लेता तो वो खुद को बचा नहीं सकता। दैट इज़, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है। गिल्टी माइंड मतलब क्या, कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो क्योंकि आपके इंटेंशन गलत थे, तो दैट इज़ अ क्राइम। पर आपके इंटेंशन अगर गलत नहीं थे, आप खुद को बचाने के चक्कर में आपने कुछ गलत काम किया है, तो दैट इज़ नॉट अ क्राइम, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ क्राइम। तो दैट इज़ कॉल्ड मेंस रिया। मेंस रिया मतलब क्या, किसी भी एक्ट को करने के लिए, गलत काम, क्राइम करने के लिए गिल्टी माइंड होगा तभी उसे क्राइम कहा जाएगा। अदरवाइज अगर आप सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ क्राइम। नेक्स्ट थिंग इज़, जब लॉ बने थे, जिन लोगों ने बनाया था, दैट इज़ द लेजिस्लेचर, उन्हें हम ऐसा नहीं सपोज कर सकते कि उन्हें कुछ पता नहीं है। दे नो एवरीथिंग, दे नो अबाउट द स्टेट ऑफ लॉ, दे नो अबाउट द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल प्रोसीजर। उन्हें पता है कि कोर्ट में क्या, कैसी जजमेंट आ सकती है, क्या हो सकता है, कौन से पॉसिबल इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या राइट्स है सिटीजन्स की, क्या ड्यूटीज़ है, उनके बारे में उन्हें सब कुछ पता है अच्छे से। तो उस बेसिस पे कि लेजिस्लेशन ने कुछ मिस्टेक की है या कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है, उस बेसिस पे आप कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। हमें यही प्रिज्यूम करना चाहिए कि जो लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, उन्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, उन्हें पूरा कंप्लीट जुडिशरी सिस्टम के बारे में भी नॉलेज है, ड्यूटीज़, राइट्स, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। वही चीज़ें हमें प्रिज्यूम करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो प्रिज्यूम करनी है, दैट इज़ कि लेजिस्लेचर कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता। तो इस बेसिस पे कि लेजिस्लेचर ने कुछ मिस्टेक की है तो कोर्ट उसे चेंज नहीं कर सकता, मतलब लॉ को या एक्ट को चेंज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ एक्सक्लूसिवली मिस्टेक की गई है जो लगता है कि हाँ दैट इज़ अ मिस्टेक, तब वो चाहे तो उसके जजमेंट में चेंजेस कर सकता है। अदरवाइज उसे यही प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर नोज एवरीथिंग एंड ही कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। That's all for today guys. Thanks for watching the video.
बाय बाय।